लॉ ऑफ सप्लाई का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर सेम चीज, अगर एक्सेप्शंस पूछता है तो भी आपको लॉ ऑफ सप्लाई पूरा एक्सप्लेन करके फिर एक्सेप्शंस की तरफ आना है। बट ये एक्सेप्शंस होता क्या है? नॉर्मली हमारा लॉ ऑफ सप्लाई दो चीजों के ऊपर फोकस करता है, प्राइस और सप्लाई। प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, इट शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन। बट एक्सेप्शन ऐसा नहीं कहता, एक्सेप्शन इसका उल्टा करता है। एक्सेप्शन करता क्या कहता है कि इफ द प्राइस इज लो तो सप्लाई विल बी ग्रेटर, और इफ द प्राइसेस इंक्रीजेस सप्लाई विल बी डिक्रीजेस। यानी कहीं ना कहीं पूरी उल्टी तरीके से काम करता है, ठीक है। यह पूरा का पूरा लॉ को पलटने का काम करता है। यह क्या कहता है कि भाई हमको नहीं मालूम कि नॉर्मली आज तक लॉ ऑफ सप्लाई में आप क्या कहते थे, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, बट हम बोलते हैं इट इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन। बट किसी किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऐसा अप्लाई होता है, हर जगह पर यह अप्लाई नहीं होता। देर आर सम फैक्टर्स, देर आर सम एक्सेप्शंस जहां पर यह लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता ही नहीं। जैसे सबसे पहला एक्सेप्शनल सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर मतलब वर्कर। वर्कर एक ऐसा फैक्टर होता है जिस पर सप्लाई कभी काम ही नहीं करता, या ऐसा बोल सकता है कभी कभी काम करता है, या ऐसा बोल सकता है कि लेबर एक ऐसा ह्यूमन फैक्टर है जिसको ज्यादा पैसे मिलने पर वो आलसी हो जाता है। मतलब मानो एक पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे आप लोग हो, आप लोगों का 12th होने के बाद अगर मैं बोलूं कि चलो आपको जॉब पे लगाता हूं, तो आप नए हो, आप ज्यादा काम करोगे, अपनी मेहनत से आप पैसा कमाने की कोशिश करोगे। अब जब नए नए लगोगे तो कम से कम पगार पे ज्यादा काम करोगे। जैसे जैसे आपकी पगार बढ़ेगी आपको काम करने का डेडिकेशन बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर आपकी पगार बढ़ी रहेगी लेकिन काम करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑटोमेटिकली वहां पर अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि आपको अगर 100 रुपीज के हिसाब से बोल रहा है कि आप 1 घंटा काम करोगे आपको 100 रुपीज मिलेगा, तुम बोलोगे मैं दिन में 8 घंटा काम करूंगा तो मुझे 800 मिलेगा। लग गए आप काम करने, बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर रहे हो। 100 रुपये आपका रेट है, 8 घंटा काम करते हो, 800 रुपये आप लेके चले जाते हो। बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो। अब आपको बॉस ने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं सोच रहा हूं आपकी पगार बढ़ा दूं। तो बोले कितना बढ़ाएंगे? बोले डबल करता हूं। ठीक है, तो आपका प्रमोशन कर दिया और बोला कि अब आप मजदूरी के साथ साथ आप सुपरवाइजिंग करोगे। सुपरवाइजिंग मतलब अपने साथी लोगों को ट्रेन भी करने का, तो आपका एक औहदा बढ़ा दिया। तो अभी आपको 8 घंटा फील्ड पे काम, आप 6 घंटा काम करेंगे तो भी आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। आपको सिर्फ क्या करना है, काम करवा के लेना है। किससे? लोगों से। तो 6 घंटा आप काम कर रहे हो, आपकी पगार बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले 800 उठाते थे, अब कितना उठा रहे हो? 1200 उठा रहे हो। पहले आप 8 घंटा काम करते थे, अब कितना घंटा काम कर रहे हो? 6 घंटा। अब आपको बोला गया कि अब आपकी प्रमोशन की जाती है और आपको अलग अलग साइट देखनी है। साइट मतलब अलग अलग जगह पर जाकर काम देखना है सबका। पहले आप एक जगह बैठ के काम करते थे, अब आपको 10 जगह जाके घूम घूम के काम करना है। आप बहुत अच्छा काम करो, मैं चाहता हूं कि ऐसे एम्प्लॉय सब जगह पर रहे। तो उसने बोला आपकी पगार अब मैं बढ़ाकर 500 रुपया करता हूं, तो वो 4 घंटा ही काम कर रहा है। पगार तो बढ़ी रही है ना, पगार में कम है क्या? पहले 800 कमाता था, अभी 1200, उसके बाद 2000 हो गया। लेकिन जो काम करने का जो इंक्रीमेंट है, जो काम करने की कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड बेंडिंग। अब बोला कि कैसे बैकवर्ड बेंडिंग है, अब मैं बताता हूं आपको कैसे बैकवर्ड बेंडिंग है। पहले क्या होता था अलग, आपका रिवेज रेट क्या है, समझ लो 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400 और 500। दैट्स इट, सिंपल। अब आपका यहां पर 5 रेट ले लेता हूं, 2, 4, 6 और 8। 100 रुपए पे आप इधर काम कर रहे थे, हाँ ना। 200 पे आप 6 के हिसाब से काम कर रहे हो और 500 पे आप क्या कर रहे हो, 4 घंटा काम कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपको देखो इस तरीके का बैकवर्ड बेंडिंग है। लेकिन अगर आपकी वेज रेट, यानी बोलते हैं ना कि अगर आपकी पगार बढ़ा दी जाए तो आप ज्यादा काम करो, क्यों? ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, है ना।
तो आपका पगार 100 रुपया है, 8 घंटा काम कर रहे हो, अब आपकी पगार 200 कर दी जाए तो आप क्या करोगे, 10 घंटा, तो मुझे 10 घंटे का 2000 मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी पगार बढ़ेगी वैसे वैसे काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, काम करने की कैपेसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इन दैट केस यहां पर बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। आपके एग्जाम्पल में अगर आप देख सकते हो तो देखो आपको यहां पर दिया है 100 दिया है, देखो वेज रेट दिया है 100, कितना घंटा आप काम करते थे, 5 घंटा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के हिसाब से जाता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल 100 रुपए के ऊपर आप कितना रुपए काम करते थे, 5 घंटा, तो 100 रुपीज पर आप कितने घंटे काम करते हैं, 5, मतलब 5 किधर आता है, 4 और 6 के बीच में आता है, समझा। सेकेंड 200 रुपए पे आप कितना घंटा काम करते थे, 7, क्यों, क्योंकि भाई पगार बढ़ गए तो काम करने का डेडिकेशन बढ़ गया, मेरे को प्रमोशन मिला, बॉस और खुश होना चाहिए, मेरे को और प्रमोट करना चाहिए, तो पहले 5 घंटा काम करता था, अब 7 घंटा काम करूंगा, तो 200 रुपए में मैं 7 घंटा काम करने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, बॉस खुश हो गया, अब उसने बोला कि अभी 300 रुपए मिलेगा, तो अरे प्रमोशन तो मिल ही रहा है, अब काम करने की कैपेसिटी थोड़ी क्या होगी, बैकवर्ड बेंडिंग, तो अब 6 घंटा काम करूंगा, तो क्या हो रहा है, ठीक है, पहले वो ऊपर जा रहा था, अब वो पीछे की तरफ, तो यहां से लेके ए से लेके एस तक जा रहा था, एस से लेके फिर ए की तरफ आ गया। ठीक है, या इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग, क्या बोलते हैं इसको, बैकवर्ड बेंडिंग। नॉर्मली हम लोग इस तरीके का बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं, मतलब कोई भी लेबर है, तुम लोग भी अगर काम करोगे तो जब पगार कम होगी तो ज्यादा काम करोगे, क्योंकि अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए। उधर प्रमोशन मिला, आप बोलोगे प्रमोशन मिला, बॉस और प्रमोशन देना चाहिए, चलो और काम करता हूं, पहले 8 घंटा करते थे, अब 10 घंटा कर रहे हो, अब उसने और प्रमोशन दे दिया, तो प्रमोशन दे दिया मतलब पैसा तो बढ़ गया, तो बहुत मेहनत से मैं बॉस बन गया, बॉस बन गया तो भाई मैं काम करने का कैपेसिटी कम, मैं सिर्फ लोगों से काम करवा के लूंगा। टीम लीडर मालूम है, टीम लीडर वही काम करता है, लोगों से काम करवा के लेता है, तो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बैकवर्ड बेंडिंग। अगर आपको और पैसा मिलेगा तो आप काम करने की कैपेसिटी और थोड़ी, लेजर बोलते हैं इसको, लेजर टाइम बोलते हैं, आलसी बोलते हैं ना लेजर, तो लेजर टाइम बोलते हैं, थोड़ा सा आलसी हो जाता है, पैसा मिल रहा है ना, काम करूंगा तो भी पैसा मिलेगा, नहीं कर रहा तो भी पैसा मिल रहा, तो भाई लेजर 1 घंटा 1.5 घंटा बचा लूंगा, लेजर टाइम। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स का मतलब क्या होता है, सीजनल गुड्स मालूम है, एक सीजन पे गेहूं की खेती एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, चावल की खेती होती है, मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, ये सब एक पर्टिकुलर सीजन है, पूरा 12 महीने ऐसा खेती नहीं होती है, तो ये सीजन है। अगर उस पर्टिकुलर सीजन में सामान हो गया तो टेंशन ही नहीं, जो सोचा उतना सप्लाई कर सकता है, उतने प्राइस पे कर सकता है। मानो उसके पहले नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, कुछ भी आ सकती है, ठीक है, सुनामी आ गई, या बारिश ज्यादा हो गई, थ्रॉट आ गया, या तो बारिश ही नहीं हो रही है, तो ये सब करेंगे क्या, तो कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो फसल को बर्बाद कर सकती है, या फसल होने ही नहीं दे सकती है। तो मैं जो एक सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा वो हो रहा है क्या, नहीं, तो सप्लाई एक्सपेक्ट, तो अगर मुझे कोई ज्यादा भाव भी देगा ना तो मैं सप्लाई कर ही नहीं पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास सामान ही नहीं है, मेरे पास सप्लाई करने के लिए वो क्वांटिटी ही नहीं है, मतलब मेरे पास सप्लाई क्या है, बहुत ही कम है, लोग मुझे ज्यादा प्राइस देने के लिए भी रेडी है, सप्लाई लो प्राइसेस हाई, तो भी चावल की खेती है, चावल में हर साल 50,000 केजी मार्केट में बेचता था 50 रुपए के भाव से। अब क्या हुआ, बारिश की आने की वजह से मेरा पूरा खेती बर्बाद हो गया, जिस वजह से मैं 50,000 किलो की जगह पर सिर्फ 10,000 किलो ही मार्केट में उतार सकता हूं। ठीक है, तो अब लोग मुझसे, अभी सब जगह बारिश आई रहेगी क्या, सिर्फ मेरे खेत के ऊपर बारिश रहेगा, ऐसा तो होता नहीं, सबकी जगह पे है, यानी सबकी फसल बर्बाद। तो देश की कैपेसिटी 50,000 किलो की है और हम लोग 10,000 किलो ही सप्लाई कर रहे हैं, तो देश ज्यादा डिमांड कर रहा है, ज्यादा डिमांड मतलब हमें ज्यादा सप्लाई करना चाहिए, बट हमारे पास सप्लाई ही नहीं है, पहला चीज। दूसरा, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं मतलब वो ज्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी है, बट सप्लाई नहीं है, तो ज्यादा पैसा लेके करेगा क्या, सिंपल। तो यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई पूरी तरीके से पलट गया, यानी सप्लाई हमारा कम है और प्राइसेस ज्यादा है, तो भी हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे फेवर में वो कंडीशन गई ही नहीं, हमारे अगेंस्ट में चली गई। नेक्स्ट, अर्जेंट नीड ऑफ कैश। अर्जेंट नीड ऑफ कैश मतलब सप्लायर है, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो, कोई भी दुकान पकड़ लो, उसको तुरंत पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, सामान को सस्ते भाव में बेचेगा, चलेगा, गांव निकलने का है, ठीक है, लॉकडाउन लग गया,
अब मैं यहाँ मुंबई में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं अपना घर बार छोड़ के, दुकान 25 लाख की दुकान है भाई, एजेंट को बोलेगा तू बेच दे दुकान, कितने में, जितने में तू बेचना चाहता है, बोला बेस प्राइस तो बताओ, 25 लाख की दुकान है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख जितने में बेचना है निकाल दे, उसको कैश की जरूरत है, वो तुरंत बेच के निकलना चाहता है, तो इन दैट केस वो सप्लाई करेगा लेकिन लोअर प्राइस में भी सप्लाई करने के लिए रेडी है, उसको बोलते हैं अर्जेंट नीड फॉर कैश। नेक्स्ट पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो सामान तुरंत खराब हो सकता है। आज भाजी लेकर आया, दिन भर भाजी बेचा, रात को उसको पता है ये भाजी खराब होने वाली है, उसको कल बेच सकता नहीं है, तो रात को जैसे 7 साढ़े 7 बजता है ना, तो भाजी वाले वापस जो सुबह 10 रुपए का बेच रहे थे शाम को दोपहर को आते थे 8 होता है, शाम को आते थे 5 रुपया, और रात को अगर 9 बजे के 5 पहुंच जाओ ना तो 5 रुपया, कितना पूरा, ये पूरा मिर्ची लेके जाओ पूरा फ्री में, क्योंकि उसको मालूम है यूज नहीं कर सकते ना, पेरिशेबल खराब हो गया तो मुझे ही लॉस है, तो लॉस से रिकवर करने के लिए उन्हें क्या करता है, तुरंत सस्ते से सस्ते भाव में पेरिशेबल प्रोडक्ट बेच देते हैं। और लास्ट रेयर गुड्स। रेयर गुड्स मतलब कुछ ऐसे सामान जो बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, तो जो सामान कम देखने के लिए मिलता है उसका प्राइसेस क्या होता है, हायर, सप्लाई बहुत ही कम होती है और जो अपना प्राइस रहता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो रेयर गुड्स मतलब जो एंटिक गुड्स, मालूम है एंटिक मर्सिडीज देखा है, मर्सिडीज का भाव ज्यादा रहता है, सप्लाई लिमिटेड, ऑर्डर करेगा तो ही बनेगा, उन लोग ऐसा गाड़ी खड़ी शोरूम में खड़ी करते हैं, उसे देखने के लिए रहता है, आप उसको तुरंत उठा के लेके जा नहीं सकते, वो सिर्फ वो वैसे ही खड़ी रहेगी, आप देखें तो आपको पसंद आया मॉडल, आप बैठे आपने टेस्ट ड्राइव के, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब आपको उसमें क्या चाहिए, तुम बोलोगे मुझे गद्दा चाहिए, तो गद्दा कैसा चाहिए, मखमल चाहिए, कैसा चाहिए, तो आप बताओगे, वो लिख के लेगा, सब मॉडल यही है, ढांचा यही मिलेगा, अंदर का सामान आपको लेना पड़ेगा। अब वो बोलेगा, अब वो क्या बोलेगा कि मेरे को मखमल का चाहिए, मुझे गद्दा ये नहीं, मुझे ये गद्दा चाहिए, तो गद्दा दिखाएगा, गद्दे का क्वालिटी आप सिलेक्ट करोगे। दूसरा चीज वो बोलेगा आपको साउंड सिस्टम चाहिए, बोलेगा हाँ चाहिए, तो साउंड सिस्टम लगाने का ये अमाउंट होगा, इसके बाद आपको एक्सेसरीज मिलेगा, इंश्योरेंस, तो आपको वो सारा अमाउंट बताएगा। अच्छा, बताने के बाद आप तुरंत आपको करके देगा क्या, नहीं, वो बोलेगा ठीक है, आपके ये स्पेसिफिकेशंस के साथ हम आपकी गाड़ी बुक करते हैं, आपको डिलीवरी 15 दिन बाद मिलेगी। तो उन लोग मर्सिडीज वाले क्या करते हैं, ऑर्डर मिला तो ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से रेयर या एंटिक प्रोडक्ट होता है, एंटिक मतलब जो दिखने में बहुत कम मिलता है, मानो 500 रुपए, डिमोनेटाइजेशन याद होगा, नोटबंदी याद होगी, आप किसी के पास पुराना 500 और पुराना 1000 का नोट रहेगा तो उसका वैल्यू 0 है, लेकिन वो तो अगर आप एंटिक प्रोडक्ट में मानो, एंटिक मतलब बहुत ही कम देखने को मिलेगा, अब आंखें तरस रही वो लाल नोट देखने के लिए, आंखें तरस रही वो पीला नोट देखने के लिए, अब वो देख लिया तो वो क्या हो गया, एंटिक प्रोडक्ट हो गया, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब जो पैसों का कलेक्शन करता मालूम है, अलग अलग तरीके के नोट, अलग अलग तरीके के सिक्के बेचता है, खरीदता है, जो कलेक्शन करना चाहता है पूरी दुनिया की करेंसी की कलेक्शन, तो वो क्या करेगा, वो 500 रुपया 1000 रुपए का नोट भी आज हायर से हायर प्राइस में खरीदने के लिए रेडी होगा। क्यों? क्योंकि वो रेयर प्रोडक्ट है, वो एंटीक प्रोडक्ट है जिसका सप्लाई लिमिटेड है। 786 का नोट देखा रहेगा, कोई बहुत लोगों को बोलते हैं ना, एक क्रेज होता है 786 जमा करने का, किसी को 420 नंबर का कलेक्ट करने का, किसी को 00001 करके, कोई रहता है वो 0001 0002, ऐसा सीरियल नंबर जमा करने का किसी को क्रेज होता है, किसी को अपनी हॉबीज कंप्लीट करने के लिए, तो वो सारी चीजों का क्या कलेक्शन होता है। किसी को पेंटिंग बनाने का होता है, तो पेंटिंग जैसे पेंटिंग बना के बेचने का शौक होता है, तो रेयर कलेक्शंस है, तो रेयर कलेक्शंस के प्राइजेस क्या रहता है, हाई रहता है, तो वहां पर प्राइजेस, सप्लाई लिमिटेड है, प्राइजेस हाई है, तो ये सारी जगह पर एक्सेप्शन सप्लाई होता है। और एक्सेप्शन कहता है कि वो लॉ ऑफ सप्लाई का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाए, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, यानी हम लोग आज तक डायरेक्ट पढ़ते थे, वो क्या बोलेगा, इनडायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है कि वहां पर लॉ ऑफ सप्लाई के ऑपोजिट में काम करता है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइसेस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, बट ये एक्सेप्शन बोलेगा प्राइसेस इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, सब प्राइसेस डिक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। अंडरस्टूड?